अय्याश प्रस्थ किस्त नंबर 11। वो सचमुच एक घरेलू लड़की थी। न जाने कैसे वो इस धंधा करने वाली यास्मीन बाई तक पहुंची। फिर भी वो एक औरत थी। तरह तरह के ख्याल मेरे दिल और दिमाग में कहीं रोज से आ और जा रहे थे। क्या पता ये आयशा कौन थी, कहां से आई थी और कैसी लड़की थी। क्या खबर घर से भागी हो या किसी अपनी आशिक के साथ भागी हो और वो इसे यास्मीन बाई के हवाले करके खुद भाग गया हो। औरत हर मकाम पर बागी होकर सच्ची और मजलूम साबित हो जाती है। ऐसी औरतें इसी लायक होती हैं कि किसी यास्मीन बाई जैसी औरत के यहाँ पहुंचकर मर्दों की बाहों की जीनत बने। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं इसे वापस इसी जगह छोड़ दूंगा जो उसके रहने के काबिल है। एक जरा भी रहम नहीं करूंगा, क्योंकि एक गंदी मछली कभी भी साफ पानी में नहीं रह सकती। मैं गलत था, मैं गलत हूँ। सारे शहर में बदनाम ही सही, मगर मैंने कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं की। कभी शराफत का लिबादा ओढ़कर शरीफ बनने की कोशिश नहीं की थी। मैं जो था मैं वही हूँ और वैसा ही रहना चाहता हूँ। और अगर उसने मेरी हमदर्दी हासिल करके मुझसे फायदा लिया हुआ तो मैं उसकी शराफत का हशर नशर करके रख दूंगा। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि सलाम की आवाज पर चौंक गया। मेरे पीछे आयशा खड़ी थी। इसने अभी तक वो दोपट्टा वैसे ही अंदाज में ओढ़ रखा था। वो बहुत बाहिया मालूम हो रही थी। मैं चंद लम्हे इसे गौर से देखता रहा। फिर मैंने कहा, मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। बहरहाल तुम्हें पता ही होगा यास्मीन बाई कैसी औरत है और कैसे कैसे लोगों से इसके ताल्लुकात है। इस शहर के सारे शरीफ लोग इसकी मुट्ठी में बंद रहते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद की। आज अगर तुम यहाँ खड़ी हो तो सिर्फ मेरी वजह से खड़ी हो। मेरा तुम पर एहसान है जिसे तुम्हें याद रखना है, और एहसान के बदले एहसान ही किया जाता है। अगर ऐसा न करता तो न जाने तुम्हारा वहाँ किया हश्र होता। यास्मीन बाई हर रोज तुम्हें बेचती, शरीफ लोग निहायत ही शराफत से नोचते तुम्हें। हर रोज एक शरीफ इंसान आता, हर रोज तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ता, और फिर रफ्ता रफ्ता तुम भी इस माहौल की आदी हो जाती और इस दुनिया का हिस्सा बन जाती। फिर एक वक्त ऐसा भी आता कि तुम सेहर से सेहर बाई बन जाती, मगर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने महसूस किया वो मेरी जानिब टिकटिकी बंद के देख रही है, और फिर मैंने अचानक इसकी जानिब देखा और देखता ही रहा तब तक जब तक इसने अपना रुख न मोड़ा। चंद लम्हे तो मैं खामोश रहा। फिर मैंने कहा, आयशा मेरी बातें तुम्हें समझ आ रही हैं कि नहीं? वो हैरानी से मेरी जानिब देखने लगी। यही वो लम्हा था जब मैं आयशा के करीब से करीब तर चला गया। मैंने अपना हाथ इसके कंधे पर रखते हुए कहा, इस दिन मैंने तुम्हारी बात मानी थी और आज तुम मेरी बात मानो। मैंने महसूस किया वो हल्की हल्की सी कांपने लगी थी। मैंने अपना चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब किया तो वो घबरा कर पीछे हट गई। मैं रोका नहीं, फिर कोशिश की तो इस बार जैसे इसकी टांगों में जान बाकी न रही और वो नीचे बैठ के अपने चेहरे पर हाथ रख कर रोने लगी। मैं खामोशी से देखता रहा और वो रोती रही। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जो होना ही है वो तो होगा ही। तुम चेहरा छुपा के भले ही रोती रहो। ये सब मेरे प्लान ने तयशुदा था। अगर वो राजी हो जाती तो मैं कहाँ रोकने वाला था। अब अगला पत्ता फेंकना था। मैंने अपने लहजे में सख्ती का तासुर लाते हुए कहा, ये क्या तमाशा है? ऊपर उठो और मुझे से बात करो। मगर वो रोती रही। ना तो इसने मेरी किसी बात का जवाब दिया और ना ही इसका रोना बंद हुआ। मैंने निहायत ही बुलंदआवाज में गज़ा से कहा, क्या तुम गूंगी बहरी बन गए हो? वो जहाँ बैठी थी डर के 2 कदम वहाँ से पीछे की जानिब खसक गई। मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। वो रोती रही और मैं खामोशी से इसे रोता हुआ देखता रहा। इस वक्त वो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो रोकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हो। तुम औरतें भी कितनी अजीब होती हो, जिसे तुम पसंद करो और बेहयाई पे उतर आओ तो महब, और तुम्हें नागवार गुजरे तो वो मर्द बेहया। तुम बेहयाई के बाद भी पारसाई की दावेदार बन जाती हो। मोहब्बत के नाम पर जितनी बेहयाई होती है इतनी तो शायद किसी धंधा करने वाली के कोठे पर भी नहीं होती होगी।
बहरहाल मैं आज के बाद कभी भी तुमसे ऐसी बातें नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें मजबूर करूंगा। मजबूर करने और जबरदस्ती का मैं हरगिज कायल नहीं हूँ। मैं सिर्फ परखना चाहता था और तुमने रोका, मैं रोक गया। वो रोते रोते हैरत से मेरी जानिब देखने लगी, जैसे मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। ये सच था, मैंने कभी भी किसी औरत को मजबूर नहीं किया था। चलो उठो अब जल्दी से और मुझे बुतो की क्या वजह बनी, क्यों और कैसे तुम यास्मीन बाई तक जा पहुंची? इस रात जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम उन तीनों लड़की से मुझे कुछ अलग सी लगी थी, जो मुझे देखते ही अंदर कमरे में भाग गई। न जाने यास्मीन बाई ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। कमरे में दाखिल होने की देर थी कि तुमने रोना शुरू कर दिया। मुझे यास्मीन बाई के यहाँ 4 नई लड़कियों के आने की इत्तला मिली थी। उन 4 लड़कियों में से एक तुम भी थी। वो सुन रही थी मगर खामोश थी। मैंने कहा, आयशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शायद वो मुझे अपना हमदर्द समझ रही थी और पता नहीं इसे ने मेरे बारे में क्या क्या सोच रखा था। ऐसे सुलूक की इसे मुझे से शायद तवक्को ना थी। मैंने इसे बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाया और हाथ पकड़कर अंदर ले आया। वो चुप थी, सर और नजर झुकाए जैसे मैं इसका आका और वो मेरी गुलामे ने कुर्सी की जानिब बैठने का इशारा दिया, मगर वो इसी तरह खड़ी रही। मैं अपनी जगह से उठा और उसके के करीब पड़ी कुर्सी को घसीटकर मेज के नीचे से बाहर निकाल के मैंने आयशा से कहा, बैठ जाओ वरना मुझे इस बार गुस्सा आ जाएगा। वो फौरन ही बैठ गई, सर झुकाए शायद अपने पैरों को देखने लगी। मैंने फिर कहा, आयशा, अपने बारे में मुझे बताओ, तुम कौन हो और यास्मीन बाई तक कैसे पहुंची? मेरा लहजा निहायत ही नरम था। मेरी बात सुनते ही आयशा चेहरे पर दोनों हाथ रख के एक बार फिर रोने लगी। मैं ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ, जितना रोना है रो लो, जब रोने धोने का प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फिर सारी बात मुझे तफसील से बतानी होगी और बातचीत के दरमियान फिर हरगिज मत रोना, क्योंकि रोते हुए इंसान से मुझे सख्त उलझन होती है। ये कहते ही मैं नीचे आ गया। मैंने सोचा जितना रोना है इस वो आराम से रो ले, फिर बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इसके बारे में जानना जरूरी था। वो कौन है, कहाँ से आई है और अब इसे कहाँ जाना है, ताकि इसे इस की मंजिल तक पहुँचाया जा सके। इसे ऐसे ही छोड़ देना खुद अपने पीर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। अगर वो फिर यास्मीन बाई के हाथे चढ़ जाती तो मेरे लिए अच्छी खासी मस्बत खड़ी कर सकती थी। मेरा मकसद आयशा को महफूज हाथों में पहुंचाना था। एक दफा इसने कहा था कि वो यतीम लड़की है, इसकी माँ तो होगी या और कोई करीबी रिश्तेदार जहाँ इसे छोड़ा जा सकता था, और फिर यहाँ भी आखिर वो कब तक रहती? हम लोग तो सारे शहर में बदनाम थे। खामखा में लोग देखकर तरह तरह की बातें बनाते। यही वजह थी कि आयशा के बारे में जानना जरूरी थी, और फिर ये भी हो सकता था कि आयशा की माँ और रिश्तेदारों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा रखी हो और कल को सारी बात मेरे गिले पड़ सकती थी। लड़की का किया है 2-3 बातों से ही कायल हो जाती, और यूं ही अगर वो दोबारा यास्मीन बाई के हाथ लग जाती तो आयशा को डार धमका कर मेरे बारे में मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, मगर मैं ऐसे किसी झमेले में हरगिज नहीं पड़ना चाहता था। बहरहाल कुछ देर बाद जब मैं वापस ऊपर पहुंचा तो वो दोनों बाजों पर अपना सर रखे आंखें बंद किए बैठी थी। मैं समझा शायद मेरे कदमों की हिट सुनकर वो जानबूझकर सोने का बहाना कर रही है या यूं ही आंखों को बंद किए हुए है। मैंने गला साफ करते हुए इसका नाम कर इसे मुखातिब किया, मगर आयशा के सर पर जो तक न रेंगी। मैंने एक बार फिर इसका नाम लिया, मगर बेसूद में दिमाग में ये ख्याल आया कि वो शायद रोते रोते सो गई है। मैंने इसे जागना मुनासिब नहीं समझा और पलट गया। मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, नींद में डूबी हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। रोककर बात सुनने का हुक्म हुआ था। मैं निहायत ही अदब बजा लाते हुए वापस पलटा और हाथ बंद कर आयशा के सामने पेश हो गया। जी फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने हल्का सा सर को झुकाते हुए कहा। आप मेरा मजाक बना रहे हैं क्या? मैंने गुस्से से कहा। मजाक तो तुम बना रही हो, मैं कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ जो बार बार यहाँ चक्कर लगाता रहूंगा सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि तुम कौन हो और अब तुम्हें कहाँ जाना है
और तुम गूंगी बहरी बनकर सोती रहो। आंसुओं से भरी आंखों से इसने मेरी जानिब एक नजर देखा और नजर झुकाकर बोली, पूछें जो अब पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, आप तोते की तरह बोलना शुरू कर दो। तुम कौन हो और कहां से तुम्हारा ताल्लुक है और यास्मीन बाई तक कैसे पहुंची और आगे तुम्हें अब कहां जाना है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम भी महफूज हाथों में चली जाओ। वो अपने आंसू साफ करते हुए निहायत ही धामी आवाज में बोली, अब मुझे किसी दारुलामान में छोड़ दे। मैंने हैरत से इसे देखते हुए कहा कि तुम्हारी माँ बहन भाई किया नहीं है जो तुम दारुलामान में जाना चाहती हो। वो रोते हुए रौंदी हुई आवाज में बोली, नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अपने वालिदैन की इकलौती ही औलाद हूँ। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला और जवान किया। मेरे एक मामू हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं और जुवी और नशे के आदी हैं। मैंने बहुत दफा अपनी माँ से कहा कि उनको घर से निकाल दे, मगर वो हमेशा कहा करती कि मेरा भाई जैसा भी है हमारे सर पर है। अकेली औरतों की इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं करता, हर कोई अपनी गंदी नजरें लिए मौका की तलाश में रहता है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। हमारा गुजर बिसर बहुत मुश्किल से हो रहा था और एक दिन मामू मेरी माँ से जुआ खेलने के लिए पैसों का तकाजा करते रहते। मेरी माँ कहती नहीं थी, मगर अंदर से इसे मेरी फिक्र की जा रही थी। मैंने कहीं नौकरी करने का सोचा तो मेरे मामू ने मुझे मेरी टांगें तोड़ने की धमकी दी। वो सख्त मेरी नौकरी के खिलाफ थे, मगर एक दिन मेरी माँ से झगड़ा करते जो घर में थोड़ा बहुत सामान था वो पहले ही एक एक करके बेच चुके थे। अब तो बेचने के लिए भी कुछ न था और मेरी माँ को बस मेरी फिक्र थी। वो चाहती थी जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊं, मगर मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं नौकरी के लिए मामू को कायल करने लगे कि 4 पैसे घर आएंगी तो घर में खुशहाली गई और आपको भी तो पैसों की जरूरत होती है। इस वक्त तो मामू कुछ न बोले और खामोशी से घर से बाहर चले गए। उन दोनों मेरी माँ की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। इस नावल अय्याश प्रस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।